बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज़ाद कश्मीर में जो सूरत हाल है वो जूं की तूं है और वहाँ पे एक जमूत तारी है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों के बीच में मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन वो अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को इस वक्त जो ऑफ़र्स की गई हैं उनमें एक तो ये कहा गया कि जो पुरानी पोजीशन है उसको फौरी तौर पे बहाल कर दिया जाता है, यानी FIRs ख़त्म कर देंगे, जो कलअदम का स्टेटस है वो ख़त्म कर देंगे, 4th शेड्यूल में से नाम निकाल दिए जाएंगे और चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। फिर इलेक्शन होने दो, इलेक्शन के बाद देखते हैं फिर बाकी चीज़ें क्या करनी है। और क्योंकि आईनी तरमीम के बगैर ये हो नहीं सकता कि जो नशस्तें मुहाजिरीन वाली हैं उनको ख़त्म किया जा सके, लिहाजा आप इंतज़ार करें। पहले ये कहा गया कि जनाब 6 सीटें कर देते हैं, 4 सीटें कर देते हैं। फिर इस बात पे फटा पड़ गया कि जनाब इन सीटों को आप कम तो कर रहे हैं, लेकिन क्या इनके पास वो इख्तियार बाकी रहेगा कि ये वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब में वोट कर सकें। तो इस पे अभी बहस चल रही थी और अब मामला किसी और तरफ निकल गया, क्योंकि इलेक्शन बहुत करीब आ गया है। अब चंद दिन के बाद जो है वो इलेक्शन है, यानी 2 दिन के बाद इलेक्शन है आज़ाद कश्मीर में। जो पहला मरहला है वो होने वाला है इलेक्शन का। अब इसमें आज़ाद कश्मीर के लोग तो बिल्कुल ही इर्रेलेवेंट हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की बहुत बड़ी तादाद मीरपुर में पहुंचा दी गई है, क्योंकि मीरपुर डिवीज़न में पहला मरहला है इलेक्शन का और शदीद खौफ व हरास और दबाव का माहौल है, जिसके अंदर ये इलेक्शन करवाने की कोशिश की जा रही है। जब से पाकिस्तान बना है या आज़ाद कश्मीर आज़ाद हुआ है भारत के कंट्रोल से, तब से लेकर अब तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इलेक्शन इस माहौल में आज़ाद कश्मीर में हो रहा हो। इस मरतबा वाकई बहुत खौफ व हरास है और वहाँ पे इलेक्शन करवाने की कोशिश की जा रही है। कुछ मुतालबात ऐसे हैं आज़ाद कश्मीर के लोगों के, चले ये 2 चीज़ें आप कबूल कर लें और उसके बाद बाकी चीज़ें बाद में करते हैं, लेकिन ब्रिगेडियर फाइक को और IG जो वहाँ पे लगाए गए हैं, इन दोनों को हटाने का मुतालबा भी किया गया था कि जो सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर फाइक हैं, जिन्होंने इन सारे ऑपरेशंस को लीड किया, उन्हें आज़ाद कश्मीर से हटाया जाए और साथ में कहा गया कि IG को भी हटा दिया जाए। तो इन 2 लोगों को वहाँ से नहीं हटाया गया, ये मुतालबा तस्लीम नहीं किया गया, जिसके बाद शकों को शुबहात बढ़ जाते हैं कि अगर ये इलेक्शन करवाने में कामयाब हो जाते हैं और अपनी मर्जी की हुकूमत मुसल्लत कर देते हैं तो उसके बाद क्या होगा। अच्छा, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को ये भी कहा जा रहा है कि आप लोगों को कहें कि वो निकल कर वोट डालें और आप अपने नुमाइंदे भी खड़े कर दें बेशक इलेक्शन में, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को पूरा यकीन है कि अगर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी इलेक्शन में आ गई तो PTI भी आ जाएगी। और धांधली का तो पूरा बंदोबस्त किया गया है, फॉर्म 47 जारी करके PTI और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को फारिग करेंगे और पीपल्स पार्टी और PMLN को एक मिली जुली सरकार वहाँ पे बनाकर दे देंगे दूसरी जमातों के साथ मिलाकर। इस्तेहकाम पार्टी को भी जोड़ दिया गया है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ, ताकि वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकें, उनकी सीटें जस्टिफाई हो सकें। तो ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का सारा खेल है जो वहाँ पर खेल रही है। आज़ाद कश्मीर के जो वकला हैं, आज़ाद कश्मीर बार कौंसल, उन्हें बड़ी देर के बाद होश आई है। यानी वकला तो ओवरऑल पाकिस्तान में वकला में करंट ही ख़त्म हो गया है। जुडिशरी की जो हालत है, जो पाकिस्तान की अदलिया के साथ हो चुका है, वही आज़ाद कश्मीर में भी अदलिया के साथ हो रहा है। वकला वहाँ पे भी उतनी जिम्मेदारी ले रहे हैं जितनी पाकिस्तान में ले रहे हैं। अब आज़ाद कश्मीर की जो बार कौंसल है वो अब खड़ी हो गई और वो ये कह रहे हैं जनाब कि बड़ी ज्यादती हुई है, इलेक्शन एक ही मरहले में होना चाहिए, ये 3-3 दफ़ा इलेक्शन करवा के अब ज्यादती कर रहे हैं। देखिए, पूरे पाकिस्तान में जो इलेक्शन है वो एक दिन में हो जाता है, लेकिन आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को 3 मराहिल में करवाने का मकसद क्या है? वजह यह है कि वहाँ पे निज़ाम कंट्रोल में नहीं है, अवाम कंट्रोल में नहीं है और इस इलेक्शन के नतीजे में वो नताइज हासिल करने हैं जो एस्टेब्लिशमेंट चाहती है, तो फिर उनको मरहला वाइज करना पड़ेगा, एकदम वो कर नहीं पाएंगे। नाज़रीन, सबसे ज़्यादा जो मैं इंटरेस्टिंग चीज़ देख रहा हूँ ना वो बिलावल की स्टेटमेंट है। बिलावल स्टेटमेंट ऐसे देता है जैसे सारी ज़िंदगी हो गई इस खानदान को कभी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत ही नहीं मिली। यानी लंबा अरसा हो गया बिलावल और उसकी जमात की आज़ाद कश्मीर में हुकूमत रही है। आज भी जो हुकूमत है आज़ाद कश्मीर में वो बिलावल की पॉलिटिकल पार्टी पीपल्स पार्टी की है, लेकिन वो तकारीर ऐसे करते हैं जैसे कि उन्हें कभी यहाँ मौका ही नहीं मिला। हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो इनकलाब ले आएंगे। भाई, आपने कुछ करना होता तो गुज़िश्ता 40-50 साल से आप मुसल्लत हैं। आज़ाद कश्मीर में आप और मुस्लिम लीग नून लगातार हुकूमत करते चले आ रहे हैं, तो आज तक आप कुछ ना कुछ तो कर देते आज़ाद कश्मीर के लोगों का, क्योंकि आज तक आपने आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए कुछ नहीं किया तो लोग आप पे भरोसा क्यों करें? और लोग भरोसा कर भी नहीं रहे। मैं सीरियसली आपको बता रहा हूँ, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते तो पीपल्स पार्टी 2-3 सीटों तक भी शायद बहुत मुश्किल से पहुंचती इन हालात में।
इन हालात में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और पीटीआई अगर इलेक्शन लड़ते तो वो स्वीप कर जाते। पीएमएलएन के हालात तो बिल्कुल ही खराब है ना। वो तो पीपल्स पार्टी से भी गई गुजरी सूरत हाल में उनका सारा इन्हिसार इस बात पे है कि जो पंजाब के अंदर जम्मू कश्मीर वाली सीटें रखी गई हैं मुहाजिरीन की, वो वहाँ से कुछ सीटें जीत के और कुछ आज़ाद कश्मीर में उनको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट तर्स खा के कुछ सीटें दे दे तो किसी और के साथ मिलकर वो कोई हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाए। इसके अलावा उनकी हैसियत कुछ नहीं है। बहरहाल बिलावल साहब लगे हुए हैं जनाब कि मैं अब ये भी लेके दूंगा वो भी लेके दूंगा। आज़ाद कश्मीर में मुकाबला इस बात का नहीं है कि हुकूमत कौन बनाता है, वहाँ मुकाबला इस बात का है कि कठपुतली कौन बनता है। यानी वहाँ पे जो सेक्टर कमांडर हैं या एजेंसियाँ हैं उन्हें अपने लिए कठपुतली सरकार चाहिए। अब वो कठपुतली सरकार के ओहदे पे कौन आकर फायज होता है, कौन अच्छा परफॉर्म करता है, इसके लिए इसका मुकाबला चल रहा है पॉलिटिकल पार्टियों में जूते पॉलिश करने का। पीएमएलएन में, पीपल्स पार्टी में, आईपीपी में और उनके साथ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में ये सारे जूते पॉलिश कर रहे हैं। जो ज़्यादा चमकाएगा उसको ज़्यादा सीटें मिल जाएंगी। इस वक्त तक की सूरत हाल तो नाज़रीन ये है। पीएमएलएन के आप काम चेक करें, इन्होंने 10 इलेक्ट्रो बसें रवाना कर दी हैं आज़ाद कश्मीर के लिए। वो कहते हैं मरी पहुंच भी गई है। ये मुझे अच्छी तरह याद है, एक दिन ये सियालकोट वाला जो रोड है ना, इलेक्शन आने वाला था तो हमजा शहबाज ने कहा जी यहाँ पे फ़ौरन जो है बसें चलानी है, आज चलानी है, कल चलानी है, बस 1-2 दिन के अंदर चलानी है आपने। तब हमजा शहबाज के बाद इख्तियार था, तो यहाँ एक इलेक्शन होने जा रहा था। तो उन्होंने कहा जनाब कि अब कैसे बसें चला सकते हैं, खुदा का नाम लें, हम इस रोड के ऊपर, ये रोड ही तैयार नहीं है इस बस के लिए और ये इस बस का ये रूट ही नहीं बनता। उसने कहा भाई बस चला दो, 1 दिन के लिए इलेक्शन के लिए चला दो, इलेक्शन के अगले दिन बेशक बंद कर देना, लेकिन फिलहाल कोई 10 दिन 5 दिन चला दो इसको। ये जनाब हमजा शहबाज के दफ्तर में जो बंदा काम करता था उसने मुझे बताया, उसने कहा सर ये इतना इलेक्शन के करीब आकर पागल हो जाते हैं कि इन्हें लगता है कि कोई भी चीज़ कहीं पे भी चलानी है ना, इनको अगर कोई ना सड़क के ऊपर जहाज चला दें वो भी चला देंगे किराए पे लेके कि इलेक्शन में हमें वोटें पड़ जाए किसी तरह। अब ये इन्होंने 10 बसें रवाना कर दी हैं, कोई इसकी फिजिबिलिटी नहीं बनाई गई, कोई इसकी बजटिंग नहीं हुई, कोई इसके तकनीकी तैयारियां नहीं की गई, बस बसें भिजवा दी, पहुँच रही जी कश्मीर, वहाँ पे चलेगी। ये तो बादशाहत वाला निज़ाम है ना, किसने खरीदी, किसके लिए खरीदी, कहाँ से निकाली गई, कहाँ भिजवाई गई, किसकी मलकियत थी, कहाँ पे जाकर चलेंगी, वहाँ चलाने वाला कौन होगा, इसके ऑपरेटर्स कौन होंगे, इसके ड्राइवर जो हैं वो यहाँ पंजाब के हैं, आज़ाद कश्मीर के लोगों को ट्रेनिंग। ये तो लंबा प्रोसीजर होता है। ये तो बादशाहत है, यहाँ से उठाई वहाँ पहुँचा दी। ये क्या तरीका है कि यहाँ से बसें उठाई वहाँ पहुँचा दी और इलेक्शन कमीशन जो है वो इसका कोई नोटिस ही नहीं ले रहा। एक पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त इलेक्शन लड़ रही है आज़ाद कश्मीर में और वही पॉलिटिकल पार्टी बसें भिजवा रही है आज़ाद कश्मीर में कि जनाब ये बसें वहाँ पे चलाएं। तो ये तो वो सरकारी पैसे से, किसी के बाप का पैसा तो नहीं है। मरियम नवाज को रायवंड के अकाउंटों से निकाल के तो नहीं लाई ना ये हुसैन नवाज की बसें हैं, ना हसन नवाज की बसें हैं, ना नवाज शरीफ इनका मालिक है। तो नवाज शरीफ ने जाके ऐलान कर दिया, मरियम नवाज ने कहा ओके, वहाँ डांस करके दिखा दिया बाबा जी ने, उसके बाद इन्होंने कहा जनाब बसें जा रही हैं। यार ये तो अवाम की बसें हैं ना, तो अवाम के माल को ऐसे खर्च करते हैं ये बादशाह बन के अपने ज़ाती मफाद के लिए कि कोई बादशाह भी शायद ऐसे अवाम का पैसा नहीं लुटाता होगा। इमरान खान साहब की बहन उस्मा खानम ने कुछ स्टेटमेंट दिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके पास मुकदमा एक के बाद होते जा रहे हैं बहनों के ऊपर। उनके ऊपर वो डीजी खान वाला मुकदमा था, तो उसकी वो सुनवाई थी, तो वहाँ पे उन्होंने बातचीत की। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान इस बात को जानते थे कि उन्हें कैद तन्हाई में डाल दिया जाएगा, उन्हें इस बात का अंदाज़ा था, इसलिए उन्होंने बहुत सारे अहकामात और पैगामात दिए थे। हमने वो तमाम पैगामात, चाहे वो एलानिया थे चाहे वो खुफिया थे, वो दोनों तरह के पैगामात हमने पार्टी तक और आवाम तक पहुंचा दिए। अब ये पीटीआई पे मुनहसिर है कि उन्होंने क्या करना है। जेल से किसी भी किस्म के पैगाम की इस वक्त ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी इंस्ट्रक्शन चाहिए थी इमरान खान से, वो इमरान खान दे चुके हैं, लिहाजा उस पर अमल दरामद करने का वक्त है, ये इमरान खान की बहन ने कहा। और ये पीटीआई पे मुनहसिर है और हम हर चीज़ बता भी चुके हैं। हमने तो ये इक़्तिदार पे कब्जा करना चाहते हैं, तो ये इस किस्म की जो है वो दूसरी तरफ की आवाज़ है। तो मेरे ख्याल में दोनों लोगों की बात में लॉजिक है, तो वक्त साबित करेगा कि फैसला ठीक था या गलत था। लेकिन मेरे ख्याल में इन इंतखाबात के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है। तो अब इलेक्शन पे पैसे ज़ाया करने की बजाय ना आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, फजल रहमान और अलीम खान, ये 4 बंदे बैठे और आपस में सीटें तकसीम कर लें, वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाले को भी बिठा लें साथ,
तो आपस में सीटें तकसीम कर लेंगे, ये तेरी, ये मेरी, ये तेरी, ये मेरी, और अपने वजारतें और वजारतें आला और ये सारा तकसीम कर लें। इतना पैसा क्यों खर्च करना है इलेक्शन पे, जब पूरा का पूरा इलेक्शन एक ही जमात लड़ रही है, ये सारे एक जमात है। यानी आईपीपी भी वही है, पीपल्स पार्टी भी वही है, पीएमएल-एन भी वही है, तो फजल रहमान भी वही है। अब इनके तो इंटरनल इलेक्शन हो गए ना, बाहर से तो कोई इलेक्शन लड़ ही नहीं रहा। इनके खिलाफ तो ना कोई अवामी पॉलिटिकल पार्टी है और ना इनके मुकाबले में कोई इलेक्शन हो रहा है, लिहाजा ये तो वन साइडेड है। तो आपने अगर आपस में इलेक्शन लड़ना है तो लड़ने की बजाय घर में बैठ के आप फैसला कर दें, सीटें आपस में आप बांट लें, ताकि कौम का पैसा भी बच जाए और पाकिस्तान का और कश्मीरियों का वक्त भी बच जाए। बहरहाल तहरीक इंसाफ ने यह फैसला कर लिया है। फैसला किस तरह का आने वाले दिनों में पता चलेगा। सोहेल अफरीदी साहब का यह पता चला कि जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कौमी कॉन्फ्रेंस जो थी जेलों में इस्लाहात के हवाले से, वैसे मजाक ही किया गया पाकिस्तानियों के साथ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को थोड़ा सोचना चाहिए था और कॉन्फ्रेंस करवाने वालों को शर्म आनी चाहिए थी कि क्या करने जा रहे हैं वो। यानी कोई पाकिस्तान में जेलों की हालत है जो आप इस्लाहात की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा कैदी पाकिस्तान का इमरान खान है, जो साबिक वजीर आजम है और पाकिस्तान का मकबूल तरीन रहनुमा, जिसको सबसे ज्यादा लोगों ने जेल में होने के बावजूद वोट दिए। 8 महीने से आपने उसकी मुलाकात बंद की हुई है, उसकी आंख आपने ज़ाया कर दी है, इलाज आप उसको सही तरह करवा नहीं रहे। हर चीज पे आपने शिद्दत से पाबंदी लगाई हुई है। हर हफ्ते वहां पे एहतजाज होता है और आप कह रहे हैं जी अब जेलों के अंदर इस्लाहात लेकर आते हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता, इनको इस्लाहात नहीं कहते। उधर जो झूठी कहानियां सुनाई हैं सबने अपनी अपनी, मेरे साथ ये हो गया, मरियम नवाज ने कहा जी मेरे साथ वो हो गया, जो झूठ बोल बोल के ये जब बोलती है झूठ बोलती है। मरियम नवाज का ट्रैक रिकॉर्ड है, मैंने अपनी जिंदगी में किसी खातून को इतना झूठ बोलता हुआ नहीं देखा जितना मैंने मरियम नवाज को बोलते हुए देखा, और इस कॉन्फिडेंस के साथ मैंने कभी किसी खातून को झूठ बोलते हुए नहीं। खवातीन झूठ बोलती है ना, पकड़ी जाती है नॉर्मली, लेकिन ये इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोलती है कि मेरी बरतानिया तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उसकी कहां कहां प्रॉपर्टियां निकल के आ गई। आप देखें कैसा झूठ टका के बोला था। फिर कैलबी फोंट आ गया, उसके ऊपर झूठ बोल दिया। जेल की कहानियां, फ्राई पान से कपड़े इस्त्री कर दिए, झूठ बोल दिया। और जनाब मेरे साथ ये कर दिया, वो कर दिया। वो मैंने वीडियो खुद देखी अपनी आंखों से, मैं तो हैरान हो जाता हूं जैसी सहूलियात इनको भी असर थी। यहां कौम को ये रोज हो गया, अजीब अजीब कहानियां सुना देते हैं। बहुत ही अजीब लोग हैं, बहुत अजीब तरीन लोग हैं। सोहेल अफरीदी साहब ने वहां पर इमरान खान साहब के लिए आवाज उठाई, लेकिन देखें तरीकाकार क्या था। एक बात नाजरीन आपको जरा मैं समझा देता हूं। इमरान खान से मुलाकातों का एक दिन नहीं है, सिर्फ मंगल नहीं है जब बहनें जाती हैं, 2 दिन है, एक मंगल एक जुमेरात। मंगल को बहनों का दिन था, फैमिली का दिन था, और जुमेरात को पार्टी का, दोस्तों का या वकला का दिन था। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि मंगल को क्योंकि बहनों ने आना था, तो मंगल आज भी वहां पे एहतजाज होता है, धरना दिया जाता है। यानी जो बहनों की ड्यूटी है बहनें करती जा रही हैं, करती जा रही हैं, करती जा रही हैं, और वो हर मंगल को आती हैं। लेकिन जो पार्टी की ड्यूटी थी कि हर जुमेरात को उन्होंने भी आना था, तो जुमेरात को आप देखें वहां कुछ भी नहीं होता, कोई भी नहीं आता। सोहेल अफरीदी चंद हफ्तों तक, यानी 10-12 हफ्तों तक गए जुमेरात को, उसके बाद अब कोई भी नहीं जाता, कोई और जाता ही नहीं है जुमेरात को। यानी आज जो लोग ये कहते हैं कि इमरान खान की बहनें इमरान खान के साथ वफादार नहीं है या वो खराबी पैदा कर रही हैं, वो सिर्फ एक बात सोचें कि बहनों के दिन पे बहनें पहुंचती हैं मंगल वाले दिन, लेकिन पार्टी के दिन पे पार्टी नहीं पहुंच रही अब जुमेरात वाले दिन, या बाकी लोग नहीं पहुंच रहे अब जुमेरात वाले दिन। तो जुमेरात वाले दिन ही ये कॉन्फ्रेंस हो रही ना, कौमी कॉन्फ्रेंस। तो सोहेल अफरीदी साहब को करना पता क्या चाहिए था, उन्हें सबसे पहले जाना चाहिए था अडियाला जेल, सुबह 11 बजे 12 बजे, 2 घंटे कम से कम उनको जेल के बाहर खड़े होना चाहिए था, और वहां से उनको वापस जाना चाहिए था कौमी कॉन्फ्रेंस में, और वहां खड़े होकर उन्हें कहना चाहिए था जी मैं एक सूबे का वजीर आला हूं, मेरी पार्टी का सरबराह और साबिक वजीर आजम और हमारा लीडर इस वक्त जेल के अंदर बंद है, और मैं ये अदालत का ऑर्डर लेकर गया था। इस ऑर्डर में लिखा है कि मुलाकात करवाई जाए मेरी। तो चीफ जस्टिस साहब मैं आपको बताने आया हूं कि मैं वहां 2 घंटे आज भी खड़ा होकर आया हूं, और लगभग 2 दर्जन मरतबा मैं पहले भी जा चुका हूं, 20 एक मरतबा तो मैं गया हूं वहां पे, लेकिन इसके बावजूद मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई गई। तो जेल इस्लाहात तो बाद की बात है, पहले आप मेरी मुलाकात का हुक्म जारी करें। ये होना चाहिए था। जो तरीका कार है ना, फंसाना है आपने उनको, ऐसे फंसाए। तरीका होता है आप कहें जी मैं अभी होकर आया हूं, ये देखें मेरी हालत, ये मेरे हाथ में आप कानूनी कागज चेक करें, ये अदालत का हुक्म है, मैं अभी जेल से आ रहा हूं, इमरान खान से मिलने गया था, अदालत ने हुक्म दिया था, अदालत के हुक्म को उन्होंने जूतों के नोक के ऊपर रखा, मेरी उन्होंने मुलाकात नहीं करवाई, बताया मैं किधर जाऊं। आप यहां पे जेल की इस्लाहात की बात कर रहे हैं, वहां एक मुलाकात नहीं करवा रहे,
और ये वज़ीर आला सामने बैठी हुई है आपके। तो सुहेल अफरीदी को अगर मैनेज करना था ना तो इस तरीके से एक्सपोज कर देते। नादरीन, आजकल ना ऐसा लगता है कि हुकूमत को सिंध ताश मुआहदे के बारे में अभी अभी पता चला है, शायद पहले इन्हें पता नहीं था। मैं आपको बता रहा हूं, ये कोई ना कोई गेम खेलने जा रहे हैं, ये सिर्फ तवज्जो हटाने की एक कोशिश कर रहे हैं। सिंध ताश मुआहदे की हसासियत का ऐसा लगता है इन्हें आज से पहले पता ही नहीं था। हालांकि हम कई महीनों से बता रहे हैं कि इंडिया आपके पानी पर कब्जा कर रहा है। भारत ने जब सिंध ताश मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने का बयान दिया था, जब ऐलान किया था, तो ये खामोश थे। जब उन्होंने पानी पर कब्जे का काम शुरू किया, ये खामोश थे। वो डिजाइन बनाते रहे, ये खामोश थे। वो कब्जा करना शुरू हो गए, ये खामोश थे। अब उसके ऊपर तेजी से काम जारी है और काम मुकम्मल करने की तरफ वो जा रहे हैं, तो इन्होंने रोला डाल दिया। इन्होंने रोला डाला तो क्या इनकी नीयत है पाकिस्तान में जो पानी का मसला उसको हल करने की? तो जो मौजूदा बजट आया ना पाकिस्तान में, इस वक्त जो बजट आया, वो बजट बताता है कि पाकिस्तान की हुकूमत की कितनी नीयत है पानी के मामलात पे, या पानी की जो किल्लत पैदा होने जा रही है उसको ठीक करने पे कितनी इनकी नीयत है। ये सिर्फ और सिर्फ सिंध ताश मुआहदे का नाम जो है ना अपनी मशहूरी के लिए ले रहे हैं। ये सिर्फ इस मुआहदे का नाम इसलिए ले रहे हैं कि ये कोई नया एडवेंचर करके कोई तवज्जो हटाओ पॉलिसी करना चाहते हैं। सीरियस नहीं है ये। अगर ये सीरियस होते ना तो मौजूदा बजट में पानी के सेक्टर में जो फंड्स है ना पाकिस्तान के बजट में, उनमें 27% मजीद कटौती कर दी गई है, यानी बढ़ाने के बजाय कम कर दिया गया। जितने पुराने आबी मंसूबे हैं उनको फंड्स की फरामी बहुत हद तक बंद है, और कोई एक भी नया मंसूबा पानी की बचत के हवाले से इस हुकूमत ने मुतारिफ नहीं करवाया। अच्छा, हुकूमती इदारों ने जो डिमांड की थी पैसे की, उससे भी